हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया जो है कोर्स लेकर आई हूँ, दैट इज सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, कंसेप्ट, नेचर और उसका रिलेशनशिप। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आप फर्दर जो मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट के लिए अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट द होल इंफॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जानने की कोशिश करते हैं एजुकेशन और सोशियोलॉजी, नो डाउट हम अपने बीएड कोर्स के दौरान पूरा सिस्टम जो है वो एजुकेशन का पढ़ते हैं, पर हम जो एजुकेशन ले रहे हैं करते किसके लिए हैं? एजुकेशन दैट इज फॉर द सोसाइटी। और उसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो सोसाइटी है उसका बेस क्या है, किसके ज़रिए हम इस सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र जो है, जिसके ज़रिए जो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन हमारी डेली लाइफ की, सोशल वर्ल्ड की सारी चीज़ों के बारे में बताता है, हमारी ज़िंदगी के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और मोर ओवर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सोशियोलॉजी के अंदर जिनको हमने नए कंसेप्ट के तौर पर लिया, जिनको देखा भी नहीं जाता था, जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड, एक्चुअल जो उनके व्यू को पहले नहीं पहचाना गया, इस सब्जेक्ट के ज़रिए हमने उसको पहचानना शुरू किया। ज़्यादा डीपर, ज़्यादा जो है उसकी सोशल लाइफ की जानकारी के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। तो इसके ज़रिए क्या चीज़ें पता चली, बहुत सारी सोशल थ्योरीज़ का जन्म हुआ, रिसर्च के तरीके पता चले और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट ने हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, इसके सामाजिक संबंधों के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। उसको एनालाइज़ करना शुरू किया कि किस तरह से उस समय की कल्चर या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो हमारी ह्यूमन लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो धीरे-धीरे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पर उसका जन्म हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी का जन्म किस तरह से हुआ है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड इन इंडिया फर्स्ट। तो जैसे हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, जब 20वीं शताब्दी का जब शुरुआत होती है, तो उस टाइम पर हमारे इंडिया में एक नया सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस कि एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। और उस टाइम पर आपको पता है सभी को कि फ्रीडम स्ट्रगल्स हमारी चल रही थी, सॉवरेनिटी के लिए, प्रभुसत्ता के लिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया जा रहा था और सोशल अवेयरनेस क्रिएट की जा रही थी। तो उसके लिए जो इंडियन लीडर्स थे, हमारे भारत के नेता, जो फिलॉसफर्स थे, थिंकर्स थे, तो उनको लगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम हो जिसमें हम सोशल लाइफ के बारे में बता सकें। क्योंकि अलग-अलग फ़ील्ड है, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम देखें साइकोलॉजी था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, ये सारे सब्जेक्ट्स उस टाइम पर जो हैं वो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। पर 1990 में पहली बार बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने इस स्टेप को इनिशिएट किया, एक डिपार्टमेंट बनाया अलग से, दैट वाज़ नोन एज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। और 1920 में मैसूर यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ इसको शुरू किया। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो है 1939 में पुणे यूनिवर्सिटी ने शुरू किया। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे जैसे इंडिपेंडेंस जो है, सब्सिक्वेंट टू इंडिपेंडेंस, यू कैन से आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है सोशियोलॉजी ने अपना इम्पोर्टेंस जो है वो गेन करना शुरू किया। और 1947 से 60 तक हमारी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो इस सब्जेक्ट को लेकर आए। तो ये एक था ब्रीफ बैकग्राउंड कि हमारी सोशियोलॉजी का जन्म किस तरीके से हुआ हमारे इंडिया के अंदर। फर्दर हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र एक ऐसी साइंस ऑफ इंक्वायरी है, ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि हम मॉडर्न तरीके, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इंडिया में अभी रिसेंट, मतलब रिसेंट इन द सेंस कि हमने इसको 20th सेंचुरी से ही इसके बारे में जानना शुरू किया। तो एक तरह से ये मॉडर्न ओरिजिन है और यंगेस्ट जिसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस का। और टर्म जो सोशियोलॉजी है, पहली बार 1780 में फ्रेंच एथिसिस्ट थे इमैनुअल जोसेफ सीस, ठीक है, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया, पहली बार इस टर्म को यूज किया। और बाद में जिनके पॉपुलैरिटी की हम बात करते हैं, फ्रेंच थिंकर थे ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने इसको पर्टिकुलर जो है वो नेम या फ्रेमवर्क दिया, इस वर्ड को कॉइन किया
और इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, 1839 में जो है इसमें प्रोमिनेंस जो है वो गेन करी। और अब आते हैं हम इसके डेरिवेटिव मीनिंग, शाब्दिक इसका अर्थ क्या है, सोशियोलॉजी का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो जो सोशियोलॉजी का शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सोसाइसिस और लोगोस। सोशियस जो है लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है कंपेनियन, साथी या एसोसिएशन, जुड़ के रहना या समाज। वह लोगोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है स्टडी ऑफ साइंस, जिसे हम कह सकते हैं कि समाज के बारे में जिसमें जानना। और शाब्दिक अर्थ क्या है कि सोशल स्टडी जो है, एटमोलॉजिकल या शाब्दिक तौर पर इसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। इसका मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी यू कैन से, जैसे हमने अभी पढ़ा सोशियस मीन्स सोसाइटी, लोगोस मीन्स साइंस। तो साइंस सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, साइंस उसकी भी जाननी है। साइंस को हम बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसमें खोज की जाती है। तो कहते हैं ये जो सोशियोलॉजी है इसकी भी खोज जो है वो इसके जरिए नए मतलब सिस्टम के जरिए हुई। और ये एक तरह से सोसाइटी कंपेनियन या साथी के तौर पर जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कंसेप्ट में इसके किन किन ऑथर्स ने कौन कौन से व्यूज दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑगस्ट कॉम्टे की ही बात करते हैं जिन्होंने क्या बताया है कि सोशियोलॉजी क्या है, इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। समाज के बारे में ही, समाज से ही लिया गया है। सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवाइबल लॉज, कि उसके कुछ प्राकृतिक और कानून हैं जो क्या है, द डिस्कवरी ऑफ विच इज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जिसमें क्या है कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो एक इंक्वायरी वाला जो है ये एक सोशल फिनोमिना है। देन एमाइल डर्कहीम, फर्दर इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे इन्होंने एजुकेशन में अपना रोल प्ले किया। तो डर्कहीम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक संस्थाओं का एक सिस्टम है, यानी कि इसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो है वो काम करती हैं। एक उन उन सब के बारे में स्टडी करना, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। समाज की जैसे हम ये कहें समाज के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। आप अगर एग्जांपल्स लें, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो समाज के अंदर हैं। तो उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है विच अटेम्प्ट्स एन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, कि हम जो समाज में घटना होती है, जो समाज में होता है, तो उसको हम अपने लहजे से उसको बयान करते हैं, तो उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। गिन्सबर्ग क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ सोसाइटी में 1939 की सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इट्स अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में इसका अध्ययन है। और समाज कैसा है, दैट इज द वेब ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप, कि समाज किनसे बना है, किस जाल से बुना हुआ है, ह्यूमन बीइंग के आपसी रिश्तों के साथ, उसके आपसी बातचीत के साथ जुड़ा हुआ है। शुगरमैन फर्दर क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, इज द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सब्जेक्टिव नहीं कि जिसको हम कभी देखें कि भूल जाएं कि ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था। ऑब्जेक्टिव है, सटीक है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानता है। और ये क्या है कि लोगों के जो ग्रुप में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं, इन चीजों के बारे में जो स्टडी है उसको समाजशास्त्र कहा जाता है। रिट्जर आगे क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है इंडिविजुअल की सोशल सेटिंग के साथ, जिसमें ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चर है और समाज है। अब देखिए ग्रुप्स किस तरीके के होते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो दबाव समूह है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर हो या समाज के कुछ ऐसे ग्रुप्स नॉन फॉर्मल सिस्टम के अंदर भी होते हैं। कुछ ऐसी जो समाज जो कल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए स्पेशल नाम दिया हो, अलग तरीके से उसको सेटल किया हो। तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं इस स्टडी में इंटर रिलेशनशिप जो इंडिविजुअल्स के हैं, देखो जैसे ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप में आपसी संबंध किस तरीके के हैं, कल्चर के साथ किस तरीके से रिलेशंस हैं, इंडिविजुअल एक एक सिंगल इंडिविजुअल किस तरीके से उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करता है, कल्चर के साथ डील करता है, उस समाज के साथ डील करता है। तो इसलिए ये एक तरह का सोशियोलॉजी इन सभी चीजों का अध्ययन है जो समाज में घटित हो रही है। देन मॉरिस जो हैं, गिन्सबर्ग क्या कहते हैं,
हैं। मॉरिस का कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक ऐसी साइंस है जो सोशल ग्रुप्स के साथ डील करती है। सामाजिक जो ग्रुप बने हुए हैं उनकी इंटरनल फॉर्म कैसी है, स्ट्रक्चर किस तरीके की बनी हुई है, ठीक है, या कैसे मोड्स हैं, कैसे वो बनाई जाती हैं, कैसे गठित की जाती हैं, और वो किस प्रोसेस के जरिए चलते हैं जिससे वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन रिश्तों को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, उन रिलेशनशिप्स को। तो इस तरीके से यानी कि सोशियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो सोशियोलॉजी क्या चीज़ है, ह्यूमन बीइंग के आपसी रिश्ते हैं, इंटर रिलेशनशिप्स हैं समाज के साथ, लोगों के साथ और इंटरेक्शंस उनके साथ। तो उससे जिन जिन चीज़ों का जन्म होता है, चाहे वो ग्रुप के तौर पर हो, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हो, कल्चर के तौर पर हो, तो वो अलग अलग तरीके से असली मकसद आपसी जोड़ना है, तो उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कंसेप्ट के ऊपर आए, इसमें हम बात करते हैं कि एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। तो यू कैन से कि एजुकेशन जो है एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड हमारा सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि प्रॉपर कोर्स जो हमें सभ्य समाज के अंदर रहना सिखाता है, और उसी समाज के अंदर जो है वही समाज ये कहता है कि इस एजुकेशन या शिक्षा के बारे में कि ये होनी चाहिए और ये हमारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो किस तरीके से एजुकेयर जो है उसका अर्थ है टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, हमने बच्चे को नरिश करना है, कैसे उसको उसकी देखभाल करनी है। एजुसियर मीन्स टू लीड आउट और टू ड्रा आउट, कि बच्चे के अंदर से बेस्ट पोटेंशियलिटीज को बाहर जो है वो निकालना है। देन आ जाता है कि एजुकेटम, एजुकेटम मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, कि किस तरीके से हम मतलब बच्चे को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ जुड़ी हुई जो है वो हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, कि जो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या बताया कि एजुकेशन क्या है, टू क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जो कि हम नॉर्मली ये सुनते हैं कि एक अच्छे जो है जैसे हम ये कह सकते हैं कि अच्छा जो एजुकेशन है तो वो हमारा जो है वो साउंड माइंड जो है या साउंड बॉडी जो है उसको क्रिएट करता है। फ्रॉइबल का कहते हैं कि एजुकेशन इज द एनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म। जर्म इसके अंदर क्या बात कही गई है कि एजुकेशन क्या है, जो चीज पहले से फोल्ड करी गई थी उसका काम क्या करना है, एनफोल्ड करना, उसको खोलना है, जो उसने अपने भीतर जो है वो छुपा कर रखा है। तो छुपा कर रखने वाला कौन हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, बच्चा हो गया। तो हमने जो चाइल्ड की बात कर रहे हैं कि जो उसके अंदर हिडन पोटेंशियलिटीज हैं उसको बाहर निकालना है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि एजुकेशन तो कंप्लीट लिविंग है, पूरा जिंदगी को जीने का एक तरीका है। और जॉन डीवी क्या कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जो हर बार हर समय लगातार हमारे जो एक्सपीरियंसेस है उससे रिकंस्ट्रक्ट होती है, यानी कि लगातार चलती रहती है हमारे एक्सपीरियंसेस के जरिए। और जॉन लॉक क्या कहते हैं कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन, हम उगाते हैं पौधों को, और मेन जो है वो क्रिएट करते हैं, वो किससे क्रिएट करते हैं, दैट इज बाय एजुकेशन। महात्मा गांधी की द बेस्ट डेफिनेशन रिगार्डिंग एजुकेशन कि वो क्या समझते हैं, आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कि मेरा मकसद क्या है बताने का कि शिक्षा क्या है, कि सब कुछ उसके अंदर जो हिडन पोटेंशियलिटीज हैं उसके अंदर से बाहर निकालना, और उसकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के जरिए हर चीज जो है वो बाहर है। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, नेचुरल, हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग की इननेट पावर्स की। जो मैं ऑलरेडी आपको बात बता रही हूँ कि बार बार किस चीज पर फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन क्या करने के लिए फोकस कर रही है कि जो हमारी हिडन पोटेंशियलिटीज हैं, जो इनर क्वालिटीज हैं, उसको जो है वो हमने बाहर निकालना है। देन रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, जो हमें किसके कैपेबल बनाती है, टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रुथ, सच क्या है उसको बारे में वो जानने की कोशिश करती है, जो हमें बहुत ज्यादा वेल्थ देता है। वेल्थ जो है मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि कौन सी वेल्थ, इनर लाइट, अंतरात्मा को जगाता है, और लव जो है वो प्यार या उसके बारे में बताता है, और हमारी जिंदगी के महत्व को बताता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का मेनली मकसद क्या है कि हमारी जो इनर पोटेंशियलिटीज हैं उस कंसर्न में सभी को बाहर निकालना, और उसको बेस्ट जो है वो आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करना।
हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। अब देखिए हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। ये एक तरह से सोशियोलॉजिकल स्टडी है जो क्या चीज़ करती है, इट मेक्स एन एफर्ट, जो हमारे सोशियोलॉजी के एम्स हैं, समाज क्या चाहता है हमारे से, किस ज़रिए हमारे तक पहुँचते हैं, थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस। यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस किस तरह से होती है एक इंडिविजुअल की अपने समाज के साथ। अब उसने करना क्या है कि जो सोशियोलॉजी चाहती है कैसे कंप्लीट करवाना है, थ्रू एजुकेशन कंप्लीट करवाना है। ठीक है जी। देन इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट जो एजुकेशनलिस्ट्स हैं वो कौन से हैं, जैसे डेविड स्नैडन है, सीसी पीटर्स, फ्रेडरिक बोल्टन, एलन कुक, तो बहुत सारे जो हिल्दा ताबा, इवन आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मिलेगा इनका रेफरेंस। तो रोज फेने, कार्ल मैनहीन जो हैं, इन्होंने इसके बारे में जो है वो बात करी है। बट सबसे ज्यादा इसके ऊपर एजुकेशनल सोशियोलॉजी के ऊपर बात करने वाले डर्कहीम थे, मैंने रिसेंटली अभी आपसे बात की थी, जॉन डीवी हैं और जॉर्ज पेन हैं। अब इनका क्या कहना है, अब ये किस तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या जनरल हम किस तरीके से बात करते हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक तरह से जितने भी सोशियोलॉजी के सिद्धांत हैं, जो कुछ भी हम सोशियोलॉजी के सिद्धांत की क्या बात करते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, एक सिद्धांत ही है, तो उसके लिए वो कहाँ पर किस जगह पर अप्लाई हो, दैट इज अप्लाई टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, उन चीज़ों के ज़रिए हम समाज को बदल सकें। हमारा समाज चाहता है कि हमारे लोग यूनाइट होकर रहें, ठीक है? बहुत सारे एम्स हमारे समाज के हैं, हमारे से उम्मीद करता है हमारा समाज कि हमारा जो आज का जो बच्चा है वो किस तरीके का प्रोड्यूस हो, किस तरीके से वो समाज में अपना योगदान दे सकता है, अपने लेज़र टाइम का सही इस्तेमाल करता हो। इवन समाज में अच्छे प्रोफेशन पर आए, तो अच्छे-अच्छे प्रोफेशन के लिए बहुत सारे एम्स बनाने पड़ते हैं, अलग-अलग विषयों के बारे में पढ़ाना पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ता है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो समाज के उद्देश्य हैं, हम पूरे कहाँ पर करेंगे? शिक्षा के ज़रिए। तो इसलिए जितनी भी अगर हम बात करते हैं कि एक तरह से कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, जो एप्लीकेशन है वो एजुकेशन की सोशियोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को करेंगे। जो एजुकेशन में मेथड्स हैं वहाँ पर लेकर आएँगे, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी की उनको सॉल्व करेगा। एक तरह से हम लोग यानी कि द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल हू लिव टुगेदर, किस तरह से साथ में रहते हैं, ये एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं एजुकेशन को, और उससे क्या प्रोड्यूस होकर हमारे पास आ रहा है। एक तरह से जो सोशियोलॉजी करना चाहती है एजुकेशन में लेकर आती है, सोशियोलॉजी में जो कुछ लिखा है, समाज ऐसा होना चाहिए, समाज के लोग कैसा बिहेव करना चाहिए, वो प्रैक्टिस में कहाँ पर आएगा? एजुकेशन के जरिए। तो एक तरह से एजुकेशनल सोशियोलॉजी सारे ही सोशियोलॉजी के सिद्धांतों को एप्लीकेबल बनाने के लिए हम उसको लेकर आते हैं। तो अब हम इसकी पर डेफिनेशंस के ऊपर आएंगे। डेफिनेशंस एजुकेशनल सोशियोलॉजी की क्या है और यू कैन से कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जॉर्ज पेन क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है एक ऐसी साइंस है जो डिस्क्राइब भी करती है, एक्सप्लेन भी करती है इंस्टीट्यूशंस को, उनके सोशल रिलेशनशिप को, जहाँ इंडिविजुअल गेन करता है और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। डर्कहीम क्या कहते हैं, जो उनकी बुक थी एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, उसमें क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या है कि सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन, समाज की जो यूथ हैं उसको कैसे उसका समाजीकरण करना है, समाज में उसको रहने के कैपेबल कैसे बनाना है। ब्रुकहीवर और गॉटलीब क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और एक तरह से एक्सपेक्टेड पैटर्न है ह्यूमन कंडक्ट का, हम कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से ये चीजें जो है हमारी समाज की बाहर आती हैं। और टॉवे क्या कहते हैं कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये क्या मान के चलती है कि एजुकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो समाज के अंदर होती है, उसके एम्स हैं, मेथड्स हैं, जो किस पर डिपेंड करते हैं? समाज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हैपनिंग होती है। और ब्राउन क्या कहते हैं कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये भी एक स्टडी है इंटरेक्शन की इंडिविजुअल की
इंडिविजुअल की किसके साथ? उसके कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ, उसके सामाजिक दायरे के साथ, समाज के साथ वो जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग अदर इंडिविजुअल्स, जो दूसरे लोग हैं उनके साथ, जो समाज का ग्रुप है उसके साथ, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, वो क्या कर रही है? समाज के रिश्तों के बारे में, उसके बारे में स्टडी करती है, अपने एक्सपीरियंसेस को इसके अंदर शेयर करती है और उसको हम एजुकेशन के ज़रिए लोगों को उनका समाजीकरण जो है वो करते हैं। फर्दर हम लेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने सोशियोलॉजी पढ़ा, फिर एजुकेशन पढ़ा, फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है या एनालिसिस है किस चीज़ का? सोशल प्रोसेसेस और सोशल पैटर्न्स। अब ये सोशल प्रोसेसेस, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक जो पैटर्न्स हैं, ये किसमें हो रहे हैं? जो शिक्षा के अंदर हो रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। और ये जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एजुकेशन को और उसके नतीजों को इफेक्ट कर रही है। यानी कि आप ये समझिए कि एक तरह से एक ऐसी जो साइंटिफिक स्टडी जो समाज की प्रक्रियाओं के बारे में, समाज के पैटर्न्स के बारे में, इस शिक्षा के अंदर जो चल रहे हैं उसके बारे में स्टडी करती है। फिलोसफिकल है, सोशियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजीज को, विचारधाराओं को रखती है, इवन करिकुलम के जरिए, पेडागोजिकल टेक्निक्स के जरिए। तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पर्सनालिटीज, अलग-अलग कल्चर के जरिए जो है वो हमारे सामने आती है। दूसरी बात जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर कैसी गतिविधियां हो रही हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं लोगों के जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, उनका एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे समाज की, किस तरीके के नतीजे बाहर आ रहे हैं और कैसे ये लगातार चल रही है। एक तरह से हमारे मैक्रो एस्पेक्ट समाज के को देखती है, ब्रॉडर वे से देखती है, उसकी इंटरेक्शंस को देखती है, किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, दूसरी बात ये किस तरह से वर्क करती है कि कैसे सोशल फोर्सेस यहाँ पर कौन सी होंगी? समाज की शक्ति क्या है? फैमिलीज हैं, ठीक है, पॉवर्टी है जो उसके अंदर हो रही है, जो उसको तंग कर रही है, इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है जो उसका इम्पैक्ट है, वो एजुकेशन के ऊपर कैसे पड़ रहा है। यानी कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, एक तरह से एजुकेशन एजेंट के तौर पर काम कर रही है कल्चर को ट्रांसमिट करने में। और यू कैन से कि हम ये किस तरीके से कह सकते हैं कि कैसे जो है ये फंक्शनल इम्पोर्टेंस देती है एजुकेशन को। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्लूरल बिहेवियर को शो करती है टोटलिटी के तौर पर। इवन जो सोशल इंटरेक्शंस हो रही हैं समाज के अंदर, समाज की ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, उन सभी के बारे में ये स्टडी करता है। यानी कि एक तरह की जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हो रही हैं इस एजुकेशनल संस्थाओं के अंदर, या उनमें कैसी-कैसी गतिविधियां हो रही हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस लोगों के क्या हैं और ये सब शिक्षा को कैसे प्रभावित कर रही हैं, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब आते हैं हम इसके कंसेप्ट पर। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स ने कैसे व्यूज दिए हैं। सबसे पहले देखिए, विलियम्स क्या कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, ये कैसे डिफाइंड है? एज द एकेडमिक डिसिप्लिन है, जैसे हमने डिसिप्लिन्स के अंदर भी पढ़ा था कि विच एग्जामिन्स द वेज, यानी कि अलग अलग तरह के तरीकों को इसके अंदर देखती है जो कि इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस से अफेक्ट होते हैं, जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं या आउटकम्स हैं। यानी कि जो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, उन सब चीज़ों पे, उन सब तरीकों को एग्जामिन करती है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। स्कॉट क्या कहते हैं? ऐसा सब्जेक्ट है इज मोस्टली कंसर्न्ड विद स्कूलिंग, यानी कि स्कूल के बिहेवियर या उसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं, स्पेशली मास स्कूलिंग सिस्टम, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि जो हमारा जो आज का समाज है उसके बारे में, कैसे हायर अडल्ट और कंटिन्यूइंग एजुकेशन की तरफ जो है वो जा रहा है, तो ये उसके साथ जुड़ी हुई है। अटावे क्या कहते हैं कि ये एक सोशल स्टडी है, समाज का अध्ययन है।
जहाँ तक इसके मेथड्स की बात करते हैं तो वो साइंटिफिक है, सोशल साइंस की एक ब्रांच है और ये किसके साथ जुड़ी हुई है? एजुकेशनल एम्स के साथ। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, क्या तरीके हैं, कौन-सी इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे इसको चलाया जाता है, कैसा करिकुलम या सिलेबस इसके अंदर इस्तेमाल होता है और ये सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल फोर्सेस जो हमारे समाज की हैं, उनमें ये किस तरह से काम करती हैं। एक तरह से ओवरऑल समाज की स्टडी है, जो शिक्षा के दायरे में, जो शिक्षा के अंदर हम सिखा रहे हैं, उसके साथ जुड़ी हुई है। ब्रुकहोवर और गोttlieb क्या कहते हैं कि ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, कॉम्बिनेशन है सोशल एक्ट्स का, समाज के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसका जोड़ है और जिसमें हम सोशियोलॉजी जो है वो एनालाइज करती है इनके आपसी जो है वो इंटरेक्शंस क्या हैं, किस तरह से ये चीजें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं समाज के लोग और किस तरीके से ये शिक्षा के साथ अपना संबंध बनाते हैं। समाज के जो घटनाएं स्कूल के अंदर एजुकेशन के दायरे के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट डाल रही हैं समाज के ऊपर, उसको हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो कहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इन जनरल टर्म्स हम इसी को इस्तेमाल करते हैं कि इसका किस तरह का नेचर है। सबसे पहले तो हम इसकी इम्पोर्टेंट बात जो करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, सोशल बीइंग हैं और सोशल एडजस्टमेंट जो है वो जैसे हम ये कहते हैं स्कूल के अंदर सीखते हैं और टीचर्स हमें हेल्प करते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, स्कूलमेट्स होते हैं हमारे। तो वो कहते हैं कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये क्या करती है, ये उस सोशल नेचर को पहचानती है ह्यूमन बीइंग और उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करती है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। जैसे लोग होंगे उसी के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन। किस तरह से स्टूडेंट है, किस तरह से टीचर है, दोनों आपसी संबंधों के साथ कैसे वो काम करते हैं, ये उसके तरह से चलती है। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि एज सोशल बीइंग्स सारे ही ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं। अब उनके अकॉर्डिंगली हम डिस्क्रिमिनेट बर्थ के ऊपर, ऑक्यूपेशन या विश्वास के ऊपर हम या उसकी प्लेस ऑफ लिविंग के ऊपर उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करती है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देती है और हमारी एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाती है कि सभी लोग किसी भी रंग, भेद, नस्ल, जाति के आधार पर वो इसको ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। हर तरह की उनको अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की और मैक्सिमम लेवल जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो एजुकेशन ले सकता है, ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी। देन इंडिविजुअल जो है वो सोशल एलिमेंट से इफेक्ट होते हैं। समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर हावी भी हो जाती हैं, हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव भी डालती हैं, कई चीजें बुरा प्रभाव भी डालती हैं। बट जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है इन सभी के इम्पैक्ट को ऑब्जेक्टिवली डील करती है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से समझती है और एजुकेशनल एनवायरनमेंट में स्कूल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करती है। अब इसको जैसे मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ कि समाज में जो घटनाएं, जैसे हम कहते हैं कि समाज में जो कुछ हुआ कोविड के दौरान कितनी चीजें आई, अब उस अकॉर्डिंगली हमने अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को वैसे ही बनाना है। तो एक तरह से सामाजिक प्रक्रिया कैसे हमारी एजुकेशन में आई, हमने हर बच्चे को ये चीज़ को सिखाया कि आपने हैंड वॉश के ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है, बार-बार हैंड वॉश करने हैं। अलग-अलग तरीके से इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स ने आकर लेक्चर्स भी दिए, ऑनलाइन सेशंस भी दिए, आपने अपने आप की केयर किस तरीके से करनी है। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि जो समाज है हमारा उसमें जो प्रक्रिया हो रही थी उसको हमने एजुकेशन में लेकर आए ताकि सभी को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, सभी को इसके बारे में ज्ञान दिया जा सके। देन कल्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे समाज का, तो इसको हमने प्रिजर्व करना है, ट्रांसमिट करना है स्कूल में, यानी कि समाज के अंदर जिस तरह की कल्चर है उसको हमने स्कूल के जरिए एजुकेशनल सिस्टम के जरिए उसको लेकर आना है। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करती है, इन सब चीज़ों को डिजायरेबल हो एस्पेक्ट्स, अनडिजायरेबल हो, उनको कंपेयर करती है नेशनल और इंटरनेशनल कल्चर के लेवल के ऊपर कि कौन सी चीज़ें इस कल्चर के अंदर रखी जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें हमारी कल्चर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाती और हमारे लोग किस तरह की सोच रखते हैं। देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी फिलोसफर्स को भी हेल्प करती है करिकुलम प्रिपेयर करने में, समाज को उनके डिमांड्स को सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंगली बनाने में जो है वो हेल्प करती है।
देन इसमें आ जाता है एस्पेक्ट कल्चर का। जो कल्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और इसको हम किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अनडिजायरेबल एस्पेक्ट्स कैसे हम इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में इसके अंदर रखना होता है। एजुकेशनल फर्दर क्या करती है कि साउंड सोशल बेस प्रोवाइड करती है रिसर्चर्स के, जो अलग अलग तरह की समाज की रिसर्च, एजुकेशन की, और उनको स्पेशल जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, सिग्निफिकेंस दिया जाता है। तो इसीलिए जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है एक तरह से सामाजिक बेस हमें प्रोवाइड करती है। फर्दर ये कॉजेज जो समाज के अंदर जो पर्टिकुलर कारण है, ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपसी जो हैं वो हमारे लड़ाई झगड़े हैं, कैसे अच्छी एजुकेशन देकर अच्छा सिस्टम अडॉप्ट करके हम इन सब चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। फर्दर जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये किस तरीके से एक बच्चे को इंडिपेंडेंट समाज में रहना सिखाती है। तो ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो इन सब चीज़ों के साथ डील करती है। एक तरह से समाज की जितनी भी घटनाएं हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स को एजुकेशन के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहते हैं। देन फर्दर हम रिलेशनशिप करेंगे सोशियोलॉजी और एजुकेशन आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए एजुकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, एम्स होता है, मेथड्स होते हैं, करिकुलम होता है, टीचर होता है। कॉमन फीचर्स ये 5 होती हैं। तो उसके कंसर्न में अब सोशियोलॉजी और शिक्षा किस तरीके से जुड़ी हुई है। सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है क्या है कि इज टू इवॉल्व हमारे अंदर से सामाजिक गुणों को, फीलिंग्स को, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, ये हमारी एजुकेशन का उद्देश्य है। तो ये एजुकेशन का उद्देश्य लिया कहाँ से गया है, ये समाज से लिया गया है। और ये सामाजिक चीज़ों को हम एजुकेशन के दायरे में प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, अपनी नेशन के प्रति जागरूक कर सकें, रिस्पॉन्सिबल बना सकें, और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी उनको हम रिस्पॉन्सिबल बना सकें। जो समाज में रहना सीखे, जो समाज में सभी सभ्यताओं को रिस्पेक्ट देता हो, लोगों के ओपिनियन एक्सप्रेशंस को रिस्पेक्ट देता हो, अच्छे से बिहेव करता हो, समाज में वही पर्सन जो है वो कहते हैं अच्छी तरह से रहने के लायक होता है। ये हमारी एजुकेशन के एम है, और एक्चुअल में ये एम्स इस्तेमाल कहाँ पर होने हैं, समाज के अंदर। तो समाज चाहता क्या है वो हम एजुकेशन के ज़रिए सिखाते हैं, और एजुकेशन में जो पर्सन सीख कर जाता है वो करता कहाँ पर अप्लाई है, वो समाज के अंदर अप्लाई करता है। देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी और करिकुलम आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से पाठ्यक्रम हमारा जुड़ा हुआ है। तो करिकुलम वो कहते हैं कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए जो सोशल एम्स को सामने रखता हो। सोशल प्रोग्रेस जो समाज की है, नेशन की जो है, वो किस तरीके किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, कैसा करिकुलम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कैसा कंटेंट है उसी अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट निकलेगी। अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो अच्छी आउटपुट देंगे बच्चे, अगर हम कंटेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वैसी ही आउटपुट आएगी। तो इसीलिए उन्होंने कुछ फीचर्स बताई कि कुछ पर्टिकुलर करिकुलम जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो। देयर आर सम प्रिंसिपल्स, मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। आप इसके जरिए मैंने बहुत ब्रीफ में इसको बताया है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, समाज के जो एम्स हैं, ठीक है, और जो एजुकेशन के लिए हमने बना कर रखे हैं उसके ऊपर आधारित हो। करिकुलम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली सिलेबस हमारा बना होना चाहिए, और रियल प्रॉब्लम्स को फेस करने के बच्चा कैपेबल हो, बच्चे का अपना इंटरेस्ट भी जो है वो क्रिएट होता हो। और इवन जो करिकुलम है ऐसे ऑर्गेनाइज हो, अलग अलग तरह से इसके रिलेशनशिप जो है उसके साथ जुड़ा हुआ हो। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो हैं उसके क्या होने चाहिए कि करिकुलम इफेक्टिव मीडियम बन जाए, समाज को हम उसके ज़रिए कंट्रोल कर सकें। इवन इस करिकुलम के ज़रिए हम कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इवन जो करिकुलम जो प्लानिंग है ये किसके ऊपर मतलब पर्टिकुलर जो है कैसे-कैसे हमारी कल फर्दर हम आते हैं कि एजुकेशन सोशियोलॉजी और मेथड्स टीचिंग के क्या होने चाहिए। जैसे प्रीवियसली स्लाइड के ऊपर मैंने जो डिस्कस किया आपसे कि अलग-अलग तरह के करिकुलम जो हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कैसे प्लानिंग के ज़रिए होना चाहिए, और करिकुलम को बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब मेथड्स किस तरीके के होने चाहिए कि हम प्रोजेक्ट मेथड, सोशलाइज्ड टेक्निक,
टेक्निक्स जो हैं, इवन ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डायनामिक्स है, क्योंकि जिससे समाज के लोग आपस में इकट्ठे हों, टीम वर्क की तरह काम कर सकें, कोऑपरेटिव लर्निंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हम क्लासरूम में उनको इस्तेमाल करवाएं, डेमोक्रेटिक तरीके से उनको पढ़ाया जाए। तो ये मेथड्स जो हैं वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सोशियोलॉजी जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, अच्छे-अच्छे मेथड्स को रिकमेंड करती है कि हम किस तरीके से समाज के लोगों को, कैसे हम बच्चों को अपने स्कूल के दायरे के अंदर किन-किन तरीकों को अपनाकर बच्चे को नॉलेजेबल बना सकते हैं। इवन कि हम जो है बच्चा जो है वो डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उनको इम्पोर्टेंस कैसे दी जाए, ग्रुप में वो मेथड्स को अलग-अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकें, और इवन बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो। इवन जो टीचिंग जो है, यानी कि उसके अंदर टीचर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जो है वो काम करे, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की तरह काम करे, और इवन आपने सुना होगा कि जो सोशलाइज्ड टेक्निक्स हैं वो भी प्रोजेक्ट के जरिए या ग्रुप मेथड्स के जरिए मैक्सिमम कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो सके। और इसके साथ साथ एक और तरीका भी है, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, जो अभी हम बात कर रहे थे। जब हम कोऑपरेटिव तरीके से ग्रुप पैटर्न्स लर्निंग के बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप इंटरेक्शन बढ़ती है, ग्रुप डायनामिक्स बढ़ती है, और उससे बच्चा जो है वो ज्यादा सीखना जो है वो शुरू कर देता है। देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी और टीचर आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब टीचर की देखिए हर जगह पर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। किस तरीके से एक टीचर, क्योंकि हम टीचर को रोल मॉडल की तरह हम मानते हैं, और समाज में जिस तरह की उसकी छवि होती है उसी के अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं कि इन यंग माइंड्स को ट्रेन किया जाए, उनको उसी तरीके से बनाया जाए। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की समाज के दायरे के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह के स्कूल में वो रहता है उसी अकॉर्डिंगली उस समाज के लिए वो उसको सपुर्द करता है कि ये बच्चे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और इफ़ेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिटी की फीलिंग, जो वो समाज में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड करने वाला हो। और टीचर जो है रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, एजुकेटिंग द इलिटरेट अडल्ट्स, जो युवा जो नहीं पढ़ पाए या उनको पढ़ाने के लिए भी, उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, उनको हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया बन सके। और इस तरीके से जो टीचर है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को सामने लेकर चलता है। स्कूल जो है उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के तौर पर कंसिडर करता है कि यही एक है जो समाज की रूपरेखा को बदल देगा, समाज को अच्छा सभ्य समाज जो है वो बनाया जा सकता है। इसीलिए टीचर की महत्वता समाज के अंदर बहुत है। बहुत हम उसको महत्व देते हैं कि हाँ, जैसा टीचर होगा उसी तरह से उसके जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। फर्दर हम बात करते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी और डिसिप्लिन किस तरीके से होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन की बात करते हैं। तो जो एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या एडवोकेट करते हैं, या सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या कहती है कि सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए, सामाजिक अनुशासन होना चाहिए। क्योंकि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन से, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। और इवन सोशल और कोऑपरेटिव डिसिप्लिन क्या करता है, हमारे अंदर सामाजिक पैटर्न्स बनाता है, एटीट्यूड डेवलप करता है, सामाजिक आदतें हमारे अंदर डेवलप करता है, और समाज का इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ है और हमारे अंदर वैसे इंटरेस्ट बनाता है। एक तरह से आप ये मान के चलिए हेड टू हार्ट, ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक लर्निंग के लिए ज़रूरी है, उन सब तरह की क्वालिटीज़ को जो है वो हमें बताता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी और एजुकेशन सोशियोलॉजी और उसका जो रिलेशनशिप है हमारी एजुकेशन के साथ किस तरीके से है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन फर्दर हम इनके डिफरेंस की बात करें। यहाँ पर डिफरेंस मैं दे रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन के अंदर इसमें डिफरेंस जो है वो आता है एजुकेशन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। शॉर्ट नोट से में इवन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है। तो इसको मैंने इसी के साथ ही कवर किया है। नो डाउट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे लगता था कि ये कंसेप्ट को इसी तरीके से जो है वो बताया जा सकता है जब रिलेशनशिप साथ में चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है, पहली बात तो ये ओल्डर कंसेप्ट है, ठीक है जी। और ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो न्यू कंसेप्ट है सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के जरिए।
दूसरी बात, ओरिजिन ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है प्रैक्टिकल नीड को सोचता है, सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी एजुकेशन के अंदर क्या है, और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी की सिस्टम के जरिए जो है वो उसके अंदर इसका ओरिजिन माना जाता है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी मैंने पहले ही बताया अप्लाइड ब्रांच है डिसिप्लिन की, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को, रिलेशनशिप को समाज और शिक्षा के अंदर देखते हैं, और जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं या समाज के जो जनरल एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ध्यान में रखकर इसको हम लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, नो डाउट ये भी साइंटिफिक स्टडी है। सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इसमें इंक्लूड हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनके अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं और क्या चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है एजुकेशन के ऊपर, तो ये उसके साथ डील कर रहा है। देन जो कंटेंट है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का, इसमें क्या है, प्रिजर्वेशन है। मतलब अगर हम ये कहें कि हमारी जो कल्चर है उसको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, टीचर का रोल समाज के अंदर क्या है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे मेथड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किन वैल्यूज को, स्कूल सब्जेक्ट्स को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट्स को हम इसके जरिए कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उसका जो दायरा है या किस तरीके किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जनरल कंसेप्ट सोशियोलॉजी के, ठीक है। या जैसे हम ये कह सकते हैं कि समाज कैसे पिछड़ रहा है, क्या हो रहा है समाज के अंदर, लोगों का स्टेटस किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का क्या है, हम इसकी तरफ जाएंगे। यानी कि ये एक तरह से एजुकेशन के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डाल रही है। फर्दर जो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या एनालाइज करती है, डिजायरेबल अनडिजायरेबल एस्पेक्ट कल्चर के सभी जो है उनको कंपेयर करती है नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। और दूसरी तरफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है एक तरह से एजेंट का काम करती है, उसमें एजुकेशन एक एजेंट है जो कल्चर को ट्रांसमिट करता है। अब ये सिंपल सी बात मान के चलिए कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उसमें सोशियोलॉजी के जो एम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन में कैसे अचीव किया जाए। दूसरी तरफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो उस पर्टिकुलर एजुकेशन के दायरे में हो रही हैं और उनको हम फर्दर रिसर्च कैसे कर सकें। यानी कि एक तरह से एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या कहती है कि एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है रिसर्च वर्क से, कैसे हम नए प्लान्स बना सकते हैं, नई एक्टिविटीज़, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। दूसरी तरफ से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन किस चीज़ पर एम्फेसिस कर रही है, अचीवमेंट और एंड रिजल्ट्स ऑफ द एजुकेशन। एंड रिजल्ट्स मतलब अंत में क्या निकला, इंडिविजुअल का, सोसाइटी एज अ होल क्या रिजल्ट निकलता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन को हम कैसे प्रोसेसेस के जरिए इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या प्लान बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बन सकती है कि हमारी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। फर्दर एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन नेचर की स्टडी को है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, कल्चर के ऊपर, सोशल हेरिटेज के ऊपर, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या कर रहा है, अब ये डिफरेंट स्टडी कर रहा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस की, रिलेशनशिप्स की, स्कूल और सोशल स्ट्रक्चर के बीच में कैसे है, कैसा रिश्ता है दोनों का, किस तरीके से ये सोशल क्लास, फैमिली, नेबरहुड इसके साथ ये कैसे जुड़े हैं। यानी कि दोनों के दायरे, हालांकि हम जब पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो इन दोनों को हम बराबर पर कंसिडर करते हैं, पर एक्चुअल में इनमें डिफरेंसेस हैं। एजुकेशन सोशियोलॉजी एजुकेशन को सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्रोसेस के साथ, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ देखती है। और दूसरी तरफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है एक अटेम्प्ट है, एक मतलब बेटरमेंट के लिए एक एफर्ट है, एस्पिरेशंस और प्रोग्रेस के लिए। तो ओवरऑल हम ये चीज़ को मान के चलते हैं कि जो एजुकेशन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि एक तरफ से हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दूसरी तरफ जो हमारी एजुकेशन के अंदर हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस को उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसे एजेंट की तरफ काम कर रही है जो कल्चर को ट्रांसमिट कर रही है, अलग अलग चीज़ों को लेकर आ रही है। जो शिक्षा के दायरे में हैपनिंग्स हो रही हैं उसको हम समाज में लेकर आए, उसके बारे में जाने, वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो पसंद आया होगा,
और नो डाउट मैंने ब्रीफली इन कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करा कि इसका कंसेप्ट क्या है एजुकेशन का, सोशियोलॉजी का, और इवन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, देन इसका नेचर क्या है एंड रिलेशनशिप, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स, स्टे विद मी इतना पेशेंस रखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।